हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग बाल विकास से संबंधित जो एमसीक्यूज कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आगे जो है इससे पहले जो है दो वीडियो में जो है हम लोग बहुत सारे प्रश्नों पर जो है चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। मतलब वुडवर्थ महोदय के अनुसार जो है स्मृति का आयाम जो है कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है पुनः स्मरण, दूसरा ऑप्शन है धारण, तीसरा ऑप्शन है पहचानना, चौथा ऑप्शन है तर्क करना। इसमें जो चौथा ऑप्शन है तर्क करना जो है वुडवर्थ के अनुसार जो है स्मृति का आयाम नहीं है। इसका जो व्याख्या है कि तर्क करना स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने में होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके चार तरह की उप क्रियाएँ होती हैं, जिसमें सीखना, धारण करना यहाँ पर होगा, धारण करना, प्रत्याहान और पहचान करना है। अब है अगला प्रश्न कि TAT डैश द्वारा बनाया गया था, यानी कि TAT जो है एक परीक्षण की है। इसमें जो है कौन ये जो है इसको बनाया था। पहला ऑप्शन है ऑलपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है रोसान, तीसरा है मैस्लो और चौथा है मर्रे। तो ये जो है चौथा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, यानी कि TAT जो है मर्रे के द्वारा बनाया गया था। TAT परीक्षण का निर्माण जो है मर्रे द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, यानी कि लक्ष्य जो है उसमें जो निर्देशित किया गया है और उसके व्यवहार में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है अभिप्रेरण, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा है कुंठा, चौथा है अवामकर्ता। ये जो है तीसरा ऑप्शन जो कुंठा है, ये जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में जो है बाधा आना कुंठा कहलाता है। अगला ऑप्शन है आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन, चौथा ऑप्शन है समाज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता जो है आँख का रंग जो होता है प्रभावित इसी से होता है, आनुवांशिकता के द्वारा। आँख के रंग का आनुवांशिक कारण प्रकाशित करता है, यही इसका व्याख्या है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा ऑप्शन है रुचि, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि और चौथा ऑप्शन है अवधान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुद्धि। बुद्धि ही जो है आधार आयु के जो है मापने में से संबंधित है। बुद्धि आधार आयु व वास्तविक आयु के समीकरण में बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। इसका सूत्र है बुद्धि लब्धि आधार आयु स वास्तविक आयु। इसे विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। ये जो है विलियम स्टर्न के द्वारा जो है दिया गया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो किसका ये उदाहरण है। इसका पहला ऑप्शन है उदात्तीकरण, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है रूपांतरण और चौथा ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्माण। तो ये जो है दूसरा ऑप्शन जो है विस्थापन इसका सही आंसर होगा। विस्थापन इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया जो है किसी अन्य पर उपसंवेग का विस्थापन करता है, यानी कि इसको जो मतलब कुंठा जो अंदर में डांट पड़ने पर जो उत्पन्न हुआ वो गुस्सा जो आया उसके अंदर में वो जो है घर में आकर किसी और पर जो है उसका इजहार करने लगा। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो जो इसका पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पावलव, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, चौथा ऑप्शन है कोहलर। इसका जो सही आंसर है वो है कोहलर। कोहलर जो है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर एवं कप्फा जो है सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत
जो है प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, इरोसा शब्द संबंधित है। पहला ऑप्शन है मरण मूल प्रवृत्ति से, दूसरा है जीवन मूल प्रवृत्ति से, तीसरा है भय मूल प्रवृत्ति से, चौथा ऑप्शन जो है प्रकृति मूल प्रवृत्ति से। इसका जो सही आंसर है वह है जीवन मूल प्रवृत्ति से है। फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्तियों को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्तियों को थैंटोसा कहा जाता है। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद है अहम निर्देशित होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सुख के सिद्धांत द्वारा, तीसरा है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, चौथा है सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला जो है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा जो है अहम निर्देशित होता है। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पाश्चिक इच्छाओं तथा परम अहम जो है वो सामाजिक नियंत्रण द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, ये अगला क्वेश्चन है कि क्लासिकोटोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए इससे प्राणी में जो है क्या होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है भूख अधिक बढ़ जाती है, तीसरा है भूख कम हो जाती है, चौथा है भूख और प्यास दोनों ही कम हो जाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, भूख कम हो जाती है। यानी कि ये सुई अगर दे दिया जाए, क्लासिकोटोकाइनिन एक हार्मोन है, इसको सुई देने से क्या होगा कि भूख कम हो जाती है। इसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में जो है भूख कम लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा जो है उसको 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 8 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 14 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 12 वर्ष। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है सभी अंग, तीसरा है मेरुदंड, चौथा है मस्तिष्क एवं मेरुदंड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मस्तिष्क एवं मेरुदंड। इसका सही आंसर यानी कि केंद्रीय तंत्रिका में जो है मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों ही आता है। इसके बाद है मनोग्रसित बाध्यता विकृति 1। इसका ऑप्शन है समायोजन विकृति है, दूसरा ऑप्शन है मनोविक्षिप्त विकृति है, तीसरा है चिंता विकृति है, चौथा है काया प्रारूप विकृति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है चिंता विकृति है। मनोग्रस्त यानी कि मानसिक रूप से जो है वो मतलब किसी न किसी तरह से वो मतलब ग्रसित है, उसमें बाधा आ रहा है। इसका जो व्याख्या है उसके अनुसार है कि मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी बराबर किसी आंतरिक असंगत विचारों का ना चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है। यानी कि वो अतार्किक यानी कि अनलॉजिकल चीज़ों को जो है अपने दिमाग में जो है उसको दोहराता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगता और अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करता है। अतः चिंता जो है एक विकृति है। अगला प्रश्न है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा डैश द्वारा दिया गया था। तो जो इसका ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है फावलर, तीसरा ऑप्शन है फ्राइड और चौथा ऑप्शन है यूंग। इसका जो सही आंसर है यूंग के द्वारा जो है सामूहिक अचेतन का जो है संप्रत्यय दिया गया था। और यूंग ने जो है अचेतना को 2 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वह मापनी जिसमें अत्यंत अंतराल में समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाता है।
इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रम सूचक मापनी, दूसरा ऑप्शन है नामित मापनी, तीसरा ऑप्शन है अंतराल मापनी और चौथा ऑप्शन है अनुपात मापनी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो चौथा होगा, अनुपात मापनी। इसका व्याख्या है कि अनुपात मापनी मानव व्यवहार की बुद्धि क्षमता मापन का एक यंत्र है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अहम, दूसरा ऑप्शन है इदम, तीसरा ऑप्शन है परम अहम और चौथा है परिस्थितियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 होगा, तीसरा वाला परम अहम। इसका व्याख्या जो है सिगमंड फ्राइड ने जो है व्यक्तित्व के मापन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने व्यक्तित्व के मुख्यतः 2 घटक माने, एक है अचेतन और दूसरा है इदम अहम अत्यहम यानी कि परम अहम। फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम अहम और अत्यम अहम इन तीनों तत्वों का विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार जो है जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। अतः जो है तत्व संबंध इदम अहम और अत्यहम जो है जन्मजात एवं वंशानुगत होते हैं। यथार्थ जगत से संबंधित नैतिक मूल्य एवं आत्मा का आंतरिकरण से संबंधित परम अहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये जो है किसने कहा था? ऑप्शन है न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन है फ्रीमैन, तीसरा ऑप्शन है वाटसन, चौथा ऑप्शन है हॉलजिंगर। इसका जो सही आंसर होगा वाटसन। वाटसन ने ही कहा था कि मुझे एक जो है नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँगा उसको बना दूंगा। वाटसन जो है अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वाटसन का मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार का प्रमुख स्थान दिया और व्यवहार परिवर्तन कर मानव विकास किया जा सकता है। इनका प्रमुख कथन है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। अगला प्रश्न है ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। जिसका ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन उद्दीपन की उपदेयता, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता, तीसरा है उद्दीपन की सक्रियता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, उद्दीपन की तीव्रता, जो यानी कि स्टिमुलेशंस, जिसमें जितना जल्दी वो रिएक्ट करेगा उतना ही जल्दी जो है हमारा ध्यान उस पर जाएगा। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति की लालसा भी उतनी ही अधिक होगी और तथा इस स्थिति में इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न की कला है, यानी किसके द्वारा जो है छात्रों में रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सहानुभूति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है समदृष्टि, चौथा ऑप्शन है प्रेरणा। ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेरणा। प्रेरणा के द्वारा जो है छात्रों में रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। प्रेरणा की संकल्पना अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होता है। मानव की आवश्यकता उसकी रुचियों की पूर्ति करने में सहायक होती है। अब है कि फ्राइड के अनुसार जो है उसने क्या कहा था, इसके बारे में जो है यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है। पहला कथन है
कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव के स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। दूसरा है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है तीसरा। फ्राइड ने जो है ये कहा था कि विस्मरण जो है वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इसका व्याख्या है कि सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तांत्रिक तंत्र विशेषज्ञ थे। उन्हें मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पिता माना जाता है। फ्राइड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया तथा उनके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इसका जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है कोफा, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है कोहलर और चौथा ऑप्शन है गेस्टोलवादी वैज्ञानिक। तो इसमें जो है ऑप्शंस गलत दिया हुआ। इसमें जो है वुडवर्थ के द्वारा जो है ये प्रस्तावित किया गया था। इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा गलत होगा। इसका सही आंसर है वुडवर्थ के द्वारा ही जो है ये SOR यानी कि स्टिमुलेट ऑरेंजिंग रेस्पॉन्स जो है प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया दिए गए विकल्प में कोई उत्तर सही नहीं है। यानी कि याद रखिएगा कि SOR जो है ये वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। इसके जो पहला ऑप्शन है नवीनता, दूसरा ऑप्शन है अवधि, तीसरा ऑप्शन है रुचि, चौथा ऑप्शन है आकार। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रुचि। यानी कि अगर हमारा ध्यान जो है कंसंट्रेशन तभी बन सकता है जब उसमें हमारा इंटरेस्ट हो यानी कि रुचि हो। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। किसी विषय वस्तु में जितनी अधिक रुचि होगी उद्दीपन क्रिया उतनी ही तीव्र होती है तथा उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरे परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है सीखने में स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, तीसरा ऑप्शन है सीखने में पठार, चौथा ऑप्शन है सीखने में रुचि। तो जो इसका सही आंसर है वो है सीखने में स्थानांतरण। यानी कि किसी एक परिस्थिति में यानी कि कोई ज्ञान है जो हम लोग सीखे हैं उसको दूसरे परिस्थिति में जो है इसको उपयोग करना जो है सीखना का जो है स्थानांतरण है। इसका व्याख्या है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया द्वारा यह सिखाया जाता है कि मानव अपने व्यवहारिक जीवन के साथ किस प्रकार स्वयं को समायोजित करेगा। इस प्रक्रिया में ज्ञान का स्थानांतरण सीखने का स्थानांतरण का विकास होता है। जैसे शिक्षक द्वारा अपने कक्ष में अधिगम प्रक्रिया द्वारा जो पढ़ाया जाता है बच्चे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसे ही ज्ञान का स्थानांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि एक्सपीरियंस के द्वारा अगर उसके बिहेवियर में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है सीखना, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, तीसरा है प्रेरणा, चौथा है चिंतन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीखना। सीखना जो है अनुभव के द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन कहलाएगा। यानी कि कोई चीज़ हम लोग सीखें अनुभव के द्वारा और व्यवहार में यदि परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग सीखना कहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को
स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आवृत्ति बहुभुज, दूसरा ऑप्शन है स्तंभाकृत, तीसरा ऑप्शन है संचयी आवृत्ति, चौथा ऑप्शन है रेखाचित्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्तंभाकृति। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्ति को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृत कहते हैं। अगला ऑप्शन है, ये अगला क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शैशव अवस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्य अवस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोर अवस्था, चौथा जो है वो है प्रौढ़ावस्था। तो ये जो है दूसरा जो है बाल्य अवस्था जो है विकास की जो है बुद्धि के अधिकतम विकास का इसी अवस्था में होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास जो है बाल्य अवस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और प्रवृत्ति किशोर अवस्था आते आते जो है अर्थात 19-20 साल की जो है उम्र तक ये काफ़ी धीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नैतिकता पर, दूसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर, तीसरा है वास्तविकता पर, चौथा है ध्यान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूल प्रवृत्ति पर। यानी कोई बच्चा है उसका व्यवहार जो होगा वो ज़्यादातर जो है आधारित होगा मूल प्रवृत्तियों पर। इसकी व्याख्या जो है शैशव अवस्था बालक का निर्माण काल होता है, इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना जो है आदि भावनाएं। इस अवस्था में जो है बालक के संपूर्ण भावी जीवन पर प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशव अवस्था को मानव जीवन का आधार माना गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में जो है कोहलर ने प्रयोग किया था, यानी किस जानवर पर जो इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वन मानुषों पर, दूसरा है कुत्तों पर, तीसरा है बिल्ली पर, चौथा है चूहों पर। तो जो इसका सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन वन मानुषों पर जो है कोहलर ने जो है सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत पर जो है प्रयोग किया था। इसका व्याख्या है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वुल्फगंग कोहलर को है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटलिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया है। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर करते हैं। याद रखिएगा, ये सुल्तान नामक चिंपैंजी, खास करके ये कभी नहीं लिखता है कि किस पर किया था, इसमें कभी कभी नाम के साथ पूछता है, इसलिए ये नाम एकदम याद रखिएगा। उसका नाम जो था सुल्तान था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है सृजनशीलता, तीसरा ऑप्शन है विश्लेषण करने में, चौथा ऑप्शन है अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सृजनशीलता। यानी कि क्रिएटिविटी में जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता बुद्धि कही जाती है, ठीक। जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता जो है सृजनशीलता कहलाती है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन किया जा सकता है तथा यह निश्चित नहीं हो सकता है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक जो है सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। इस तरह से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सीरीज को हम लोग लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारे चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ जो है इसको जो है लाइक डिसलाइक कमेंट करके भी बताइए कि ये जो है आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।